अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ महमूद हाजिर खिदमत हाज़रीन। दो सियासी सवाल हैं और एक खालिसतन अवामी सवाल है। अवामी सवाल ये है कि बिजली किधर है, और अगर कोई इंतज़ामी मसला हो गया है तो क्या हमारी अहलियत का ये आलम है कि कई घंटे गुजर गए और हम अपनी बिजली जो है उसकी सप्लाई लाइन बहाल नहीं कर सके, और अगर अहलियत यही है तो क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? और दूसरा सवाल ये है कि जो हमने मामलात को हल करने के लिए पंजाब के अंदर केयर टेकर वज़ीर आला लिए हैं, उनके आने से मामलात सुलझेंगे या उलझेंगे? मज़ीद ये है कि अगले जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उन इंतखाबात के बाद इंतकाल इक़्तिदार होगा या नया फसाद शुरू होगा? और फिर एक सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम लीग नून अपनी तबई उम्र गुजार चुकी है? उसके अंदर 3 ग्रुप्स की खबरें आ रही हैं, अब अल्लाह जाने वो किस हद तक दुरुस्त हैं। जनाब सरदार खान न्याजी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू में स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं और CEO हैं रोज़ न्यूज़ के। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बिलाल गिलानी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप सर्वे के। बिलाल गिलानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए। सरदार खान न्याजी साहब, आगाज़ तो बिजली से ही होगा। बिजली से आगाज़ ना करें, आप इलेक्शन से आगाज़ करें। अवामी अवामी मसले से आगाज़ करना चाहिए हमारे वैसे। मसले से आगाज़ करें। और हमारे साथ बिलाल साहब भी हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जो हालात और वाक़यात नज़र आते हैं इलेक्शन के, उसमें आसिफ साहब से मैं प्रोग्राम से पहले ही ये गुफ्तगू कर रहा था कि एक तरफ तो उन्होंने पंजाब के अंदर इसका इलेक्शन इसकी इस चीफ मिनिस्टर को, निगरान वज़ीर आला को कोई गुंजाइश नहीं है उनके पास, तहरीक इंसाफ के पास एक्सेप्ट करने की। अच्छा है बुरा है वो एक अलहदा है मसला, लेकिन उनका ये है कि वो चौधरी शुजात की सगी भांजी उसके घर है, और उनका तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब को उसने ही मीटिंग कराई, और जरदारी साहब का बहुत करीबी दोस्त है मोहसिन नकवी साहब, हमारा तो कुलीग है, हमारा तो दोस्त है, लेकिन अनएक्सेप्टेबल है तहरीक इंसाफ के लिए। अब दूसरा उसमें इशू ये आ रहा है कि मैं आसिफ साहब क्योंकि लॉ को भी जानते हैं तो मैं इनसे पूछ रहा था कि वो वैसे तो जो प्रोसेस है उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल किया है। ये आपसे मेरा क्वेश्चन होगा कि उन्होंने प्रोसेस जो है नहीं, नामों पे इतफाक़ ना हुआ, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद वो किस्सा इलेक्शन कमीशन के पास आया और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला कर दिया। अब इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज इसलिए तो नहीं कर सकते कि वो उन्होंने गलत, हाँ जिस सिलेक्शन पे वो इतराज़ उठा सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन किया है, आया जिस तरह लोग कह रहे हैं, पता नहीं सच है झूठ है, कि उसका नैब में उसने प्री बारगेन की थी, और प्री बारगेन वाला बंदा जेल तो नहीं जा सकता लेकिन वो पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता। और वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो 8 में प्री बारगेन हुई थी और 18 में वो ख़त्म हो गया, 10 साल उसका पीरियड होता है। तो ये बहुत सारे किस्से कहानियाँ चल रही हैं और अफवाहें चल रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिलाल गिलानी साहब, आपसे सवाल है सर। जी बिल्कुल। अब तो आई थिंक जो चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल से तो एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया है। उनकी चॉइस के ऊपर आई थिंक एक पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है। हमें नज़र आता है कि पीडीएम उसको एक्सेप्ट करती है, उनकी नॉमिनेशन थी। पीटीआई जो है वो उससे इख्तलाफ रखती है। एक कानून का रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, हो सकता है कि वो उसको एक्सेप्ट ना करें। तो ये एक आई थिंक एक इलेक्शन का और एक लीगल प्रोसेस है जिसको मुल्क में चलने देना चाहिए। उसके बारे में हमें कोई ऐसी कोई तशवीश की बात नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त लोग हम जब सवाल करते हैं आवाम से तो वो इलेक्शन देखना चाहते हैं। जिस दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, उस दिन से हम पोलिंग कर रहे हैं और सवाल पूछते हैं कि इलेक्शन आज होना चाहिए, जल्द होना चाहिए या मुकर्ररा वक्त पर होना चाहिए। तो आवाम में एक मुस्तकिल एक बेचैनी सी है कि इलेक्शन अब हो जानी चाहिए। तो उस रास्ते में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अब बिल बैठकर एक रास्ता का तयन कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हम पब्लिक ओपिनियन में देखते हैं वो ये है कि लोग इस वक्त किसी किस्म का इंतशार नहीं देखना चाहते। लोग देखना चाहते हैं कि उनकी जो कौमी क़यादत है
वो मिल बैठकर कोई फैसले करे। तो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पंजाब में जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर तो इत्तेफाक नहीं हो सका, मगर केपी में इत्तेफाक हो गया। तो ये इस बात की भी अक्कासी है कि अवाम की हद तक लोग जो है वो सियासी लीडरों से कुछ तंग भी हैं, मगर उनसे तवक्को भी करते हैं कि वो मिल बैठकर फैसला करें। तो ये मिल बैठने का प्रोसेस जो है यही पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। मज़ीद इंतशार जो है वो अवाम में जो सियासी प्रोसेस है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, सियासत का प्रोसेस है, इस सारे से एक बदगुमानी की कैफियत में इजाफा हो रहा है। जब हम सवाल करते हैं कि आपके ख्याल से सियासत और जमहूरियत जो है, क्या ये मुल्क के मसाइल का हल है? तो हमने देखा है कि बतदरीज पिछले 6 महीने में उसमें उसके बारे में एक मायूसी सी है, और लोग सोचते हैं कि जमहूरियत के अलावा शायद जो ऑप्शंस हैं, क्या शायद वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। तो एक कुछ जायज़ा सा मैंने आपके सामने रखा है, जो पब्लिक की आय में जो हाई पॉलिटिक्स है, सियासत है, महल की सियासत है, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी सिलेक्ट भी होते हैं, इलेक्ट भी होते हैं, उससे कतई नज़र अवाम की जो उमंगें हैं, अवाम की जो ख्वाहिश है, वो मैंने कुछ आपके सामने रखी है। ठीक। बिलाल साहब ये बताएं कि ये बरतानिया में, इंडिया में और ममालिक में निगरान वज़ीर आला का ज़रूरी होता है कि इंतज़ामिया भी ये करा सकती है इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन पावरफुल हो तो? जी बिल्कुल, ये एक पाकिस्तान एक ऑलमोस्ट एक एनॉमली है कि हम यहाँ पर एक केयर टेकर सेटअप अपॉइंट करते हैं। उस केयर टेकर की कुछ पावर्स हैं, उसके साथ एक ब्यूरोक्रेसी है, उसकी कुछ और पावर्स हैं, एक जुडिशल पावर्स हैं जो कि आपस में मिलजुल कर एक इलेक्शन कराते हैं। तो ये पाकिस्तान शायद दुनिया में वाहिद तो नहीं, मगर बहुत ही थोड़े मुल्क हैं जहाँ पर ये केयर टेकर का निज़ाम लाया जाता है। हमें शायद ज़रूरत है कि अब इस पूरे सेटअप के बारे में भी सोचें कि ये सेटअप कितना हमारे लिए कारआमद है, इसका आना जाना जो है वो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, क्या अवाम की नज़र में ये इम्पार्शियल इलेक्शन के लिए कितना ज़रूरी है। मेरी एक नाक़िस सी राय है कि शायद अवाम की नज़र में एक केयर टेकर अपॉइंटेड गवर्नमेंट वर्सेस एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो एक हुकूमत इलेक्शन कराए और दूसरे को कमान उसके हवाले कर दे, शायद अवाम की हद तक इसमें कोई कदगन नहीं है, कोई उन्हें इस बात से मायूसी नहीं है। तो हमें देखना चाहिए कि ये सेटअप हमारे लिए अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा तो हमें इसमें तब्दीली लानी चाहिए। बरतानिया की डेमोक्रेसी हमने ऑन की हुई है, तमाम रवायात वही हैं, तमाम ट्रेडिशंस वही हैं, तरीक़ाकार सारा वही है, लेकिन बिलाल गिलानी साहब वहाँ पे भी कोई केयर टेकर नहीं है। अमेरिका में कोई केयर टेकर नहीं है, इंडिया में कोई केयर टेकर नहीं है, बांग्लादेश ने भी 90 की दहाई में केयर टेकर लिया। तो क्या केयर टेकर को लेना इस बात की अलामत है कि आपने इलेक्शन कमीशन को फॉजिलाइज्ड कर दिया है, वो बेबस हो चुका है, वो सुबह फैसला देता है, 2 घंटे बाद स्टे ऑर्डर आ जाता है, उसकी कोई सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो आपको एक पैरेलल केयर टेकर गवर्नमेंट खड़ी करनी पड़ती है। अगर आपका इलेक्शन कमीशन मजबूत होता तो आपको इस सारे खेल की ज़रूरत ही नहीं थी। जी बिल्कुल, आई थिंक कुछ हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको उसके बारे में एक थोड़ा सा सिनिकल सा व्यू ले लिया है। उसी सिनिकल व्यू में हमने ये तसव्वुर कर लिया है कि एक जो जमहूरी हुकूमत है जो कि आवाम के वोटों से 5 साल हुक्मरानी का हक तो रखती है, उसी जमहूरी हुकूमत से एक इम्पार्शल इलेक्शन उसके अंडर इलेक्ट होना, एक इम्पार्शल इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में होना, हमने एक सिनिकल सा व्यू बना लिया कि ये लोग तो नहीं कर सकते, कोई एक आउट ऑफ थिन एयर कोई एक केयर टेकर गवर्नमेंट क्रिएट होगी और वो कराएगी। तो आई थिंक एक सिनिकल सा जो पॉलिटिक्स के बारे में व्यू है उसने कोई हमें हेल्प नहीं किया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है, अगर आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी उसकी है, ना केयर टेकर गवर्नमेंट की है, ना ब्यूरोक्रेट्स की है, ना ही उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार है। तो अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स का तयन है उसमें सेलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा। तो हम एक दिन तो हम कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ठीक था, और दूसरी तरफ हम उसके जो तयन शुदा जो बाउंड्रीज़ हैं उन पे इत्तफाक करने के बजाय, उन पे एग्री करने के बजाय हम कभी इलेक्शन कमीशन को इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया, मगर दूसरी तरफ हम उनको ना लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहे हैं,
बल्कि हम उनके बारे में एक सिनिकल सा व्यू कायम कर लेते हैं कि ये तो नहीं कर सकते, इनके ऊपर कोई एक पैरेलल सेटअप क्रिएट किया जाए। तो आई थिंक ये सारे इश्यूज है, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो मोर इम्पोर्टेंट इशू है वो ये इस वक्त के इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाएं, और कौमी क़यादत जो है वो जिस मैच्योरिटी का लोग उनसे बिलाल साहब सारी फॉर इंटरप्शन, इलेक्शन हो तो वो तो सोच एक है, इलेक्शन तो तब मज़ा आता है ना कि जनरल इलेक्शन हो जाते, सारे थ्रू आउट इलेक्शन हो जाते, मसला ख़त्म होता, लेकिन वो तो हो नहीं रहे। देखो ना, अब लोगों ने रिज़ाइन किए हुए हैं, 50 बंदा 60 बंदा रिज़ाइन पे है, उनके इलेक्शन होंगे तो ये जो 80-80 मिनिस्टर है, जो एडवाइज़र है, जो स्टेटस उनका मिनिस्टर का है, उन पे वो क्या फील्ड में जाएंगे? नवाज शरीफ साहब तो उनको कहेंगे फील्ड में जाओ वोट मांगो, तो फिर मुल्क क्या करेगा? इलेक्शन की तरफ तो जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, जो कभी बैठ ही नहीं सकते, ना कभी हमें नहीं लगता कि वो बैठेंगे, हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है। तो आप कोई इसका, हमें तो हल नज़र नहीं आ रहा कि इसका कोई हल क्यों? आसिफ साहब, आपको नज़र आता है? बिलाल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। हाँ बिलाल साहब बताएं ना। जी गिलानी साहब। जी बिल्कुल, आई थिंक पंजाब और केपी के एक इलेक्शंस के ज़रिए से एक अवामी दबाव यकीनी तौर पर पड़ेगा कि मुल्क में जनरल इलेक्शंस भी कराए जाएं। इससे कई दर्जे बेहतर होता कि पॉलिटिकल क़यादत जो है वो बैठ जाती और एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन कराते। हाँ, सबसे बेहतर हल जाए। हाँ जी, मगर अनफॉर्चुनेट बात है, और आई थिंक पाकिस्तान की जो इस वक्त जो चीदा मसाइल हैं पाकिस्तान के पीछे रह जाने में, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुल्क में, पूरे मुल्क में बिजली नहीं है। और यानी जो पाकिस्तान के मसाइल है उनमें से सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल से इस वक्त एक सियासी खला है। वो सियासी खला ये है कि तमाम सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं मगर मिल बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जैसे मियां नवाज शरीफ हैं, वो मुल्क में मौजूद नहीं हैं, कहीं और से बैठ कर सियासत करना चाहते हैं। तो सियासत के लिए तो सियासी अमल को हमें पुख्ता करना होगा, सख्त करना होगा। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मेरे ख्याल से इलेक्शंस की जो प्रोविंशियल इलेक्शंस जब उनका इनेकाद हो जाएगा तो एक पॉलिटिकल लेकिन बिलाल साहब इस वज़ीर आला के होते हुए तो मेरा ख्याल है तारीख इंसाफ इलेक्शन नहीं मानेगी। आई थिंक ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि शायद तहरीक इंसाफ अगर कोई और भी चीफ मिनिस्टर होता और उसके ऊपर भी इत्तेफाक अगर उनको पसंद ना आता तो वो इससे सिमिलर ही उनकी ऑपोजिशन करते। मेरा ये ख्याल है कि शायद तहरीक इंसाफ को भी सूनर और लेटर इस सारे प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी तक उनका जो बिहेवियर है वो एक ये है कि हमारी बात तो सुनी जाए मगर हम किसी और की बात सुनने के लिए बहुत तैयार नहीं है। उन्होंने केपी में वैसे वो वाला मुजाहरा नहीं किया। केपी में उन्होंने ऑपोजिशन के साथ बैठ नहीं, जहाँ थोड़ा सा डिफरेंट इशू बन गया ना, मिसाल जहाँ थोड़ा सा वो, क्योंकि मोहसन साहब हमारे कुलीग हैं वो, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा वाबस्तगी उस पार्टी से है। बिल्कुल, आई थिंक आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ हमें मीडिया के हवाले से भी गुफ्तगू करनी होगी कि क्या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या कोई पावर की जो पॉलिटिक्स है, क्या मीडिया को उसके अंदर उस हद तक का पार्टिजन रोल ले लेना चाहिए? वो नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त भी 6 चैनल्स के ओनर हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी या पीडीएम जो है वो उनको इंडोर्स कर रही है, वो उनकी इंडोर्समेंट से अब एक अथॉरिटी के ऊपर बैठेंगे। तो जहां हमें और मसाइल देखने, वहां हमें ये भी देखना है कि कौन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए एक अहल शख्सियत है। हमारे यहाँ इस पे भी इत्तेफाक नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टी ने इत्तेफाक भी कर लिया एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर, एक इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, तो कुछ अरसे बाद उन्होंने जब इलेक्शन में उनको कामयाबी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी नॉमिनी को पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी बिल्कुल बिलाल साहब, आपने अहम नुक्ता उठाया है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ न्यायी साहब कि क्या मीडिया की जो एथिक्स हैं, ये एथिक्स का सवाल आपसे बनता है। एथिक्स का सवाल आपसे बनता है। सवाल बनता है ना, सवाल तब बनता है ना सर, सवाल तो हम पूछेंगे
कि ये जो मीडिया के कुछ बड़े नाम हैं जिनको हम कहते हैं जी कि ये मुबैना तौर पे मारूफ नाम है, वो सबको पता है कौन किसका सहाफ़ी है। या तो ये लिखें कि सियासी जमातों के कालम निगार रहनुमा, सियासी जमातों के एंकर रहनुमा, लेकिन भाई अगर आपने सहाफ़त करनी पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ, देखो मेरी तो बात मैं मुख्तसरन जवाब दे देता हूँ भैया। अगर कोई न्यूट्रल ग्रुप, अगर दरमियाना ग्रुप जो कि इलेक्शन कराना चाहता है और वो कोई नाम दे के न्यूट्रल बंदे देता है तो वो तो ठीक है। अगर कोई सियासी पार्टी किसी सहाफ़ी को इलेक्ट कराती है, उसका नाम तजवीज़ करती है, तो वो कतन सहाफ़ी की शान के मुताबिक नहीं है। यस, दैट्स द पॉइंट। अब इमरान वाली बात आपने की कि इमरान खान इस वज़ीर आला के अंडर तो शायद इलेक्शन में ना जाएं, तो इमरान खान साहब का मजाज तो ये है कि उन्होंने तो ख़ुद एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और ख़ुद उसको मुतनाज़ा कर दी। यानी इमरान खान साहब का तो उसूल ये है कि जो मेरी लाइन टो नहीं करता वो बंदा ही ठीक नहीं। तो फिर इमरान खान साहब, वो इमरान खान तो कोई इलेक्शन देखें, इमरान खान का वोट है, इमरान खान के इलेक्शन में जीत भी सकता है और बड़ी भारी अक्सरियत से जीत सकता है, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इमरान खान जब हारेगा तो हार को मानेगा ही नहीं, वो कहेगा धांधली हुई है। ये हारेंगे तो ये कहेंगे धांधली हुई है। अब इसमें लम्हा फ़िक्रिया सन 71 से लेके आज तक यही चला आ रहा है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कहाँ से लिए जाएं और किस तरफ से आएँ या कैसे कराए जाएं। अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, मैं कहता हूँ नहीं, उनको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए, जानबदारी से बालातार रहना चाहिए, किसी की जानबदारी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे सियासी लोग, अगर अपना बिलाल गिलानी साहब की अच्छी बात है कि स्टेक होल्डर बैठे जो मुझे कभी नज़र नहीं आते, क्योंकि हर पॉलिटिकल लीडर चूरन बेच रहा है। अभी 3 पार्टियां जिस तरह बात कर रहे हैं, कौन सी 3 पार्टियां नून लीग में हो गई हैं? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। मुझे ये सवाल मैंने आपसे पूछना है, मुझसे तो आप ना पूछे, मेरा मकाम मैं भी सुन रहा हूँ 3 पार्टियां, मैं भी सुन रहा हूँ। आप शाहिद खान अब्बासी ने बुरे वक्त में पार्टी नहीं छोड़ी, और साद रफ़ीक ने भी नहीं छोड़ी। अफवाहें तो बहुत सी थी कि इमरान से मिलते रहे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। और मिफ्ता इस्माइल भी कल तक इनके वज़ीर ख़जाना थे, आज वो जोकर बन गए, शाही ख़ानदान का बच्चा उन्हें जोकर कह रहा है। तो ये अब नाराज़ हैं, तो इसका मतलब या तो ये है कि 3 कौन कौन से हैं? ग्रुप तो पता नहीं वो 3 है या 2 है। एक तो शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बारे में बात हो रही है। आप पूरी रहनुमाई करेंगे कि क्या ये बात ठीक है। एक हो रही है कि कोई मरियम औरंगज़ेब साहबा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी, हालांकि वो पार्टी तर्जुमान है, वो वज़ीर आज़म है, लेकिन एक ग्रुप की बात हो रही है और बड़े ज़ोर व शोर से हो रही है। और एक तीसरा ग्रुप मियाँ साहब का और मरियम साहबा का भी है। तो पता नहीं चल रहा कि ये ग्रुप बंदी है या मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ कोई रिवॉल्ट है या शहबाज शरीफ साहब की शरीफाना सियासत के ख़िलाफ़ कोई रिवॉल्ट है। ये तो अब आप बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। क्यों बिलाल साहब हमारे साथ हैं? हो चुकी है जी, बिल्कुल। ये 3 ग्रुप बंदियां जो नून लीग में बन गई हैं और वो भी सरेआम है, तो ये इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह जाएंगे, किस तरफ जाएंगे हालात, और मुझे तो कोई इलेक्शन नज़र नहीं आते। और फिर पहले मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर वो 40-50 MNA के रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो क्या ये जो दूसरे अहबाब हैं, मिनिस्टर हैं, ये हलकों में जाएंगे या मिनिस्ट्रियाँ करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे या क्या करेंगे? और MPs के इलेक्शन में भी ये नेचुरली अपने हलकों में जाएंगे। तो ये कैसे ये सिलसिला चलेगा? वो सबसे आइडियल बात तो यही थी कि एक दफ़ा ट्रांसपेरेंट फ्री इलेक्शन कमीशन को मजबूत करके इलेक्शन कराए जाते ओवरऑल कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के। वो तो कर नहीं रहे। तो आप जिस तरह कल असम्बली को बंद कर दिया गया, 3 दिन के लिए बंद है जी, किसी ने ताले तोड़ के अंदर आए हैं, नई से नई खबरें आती हैं, असम्बली कौमी असम्बली बंद है, लॉक्ड है, उधर कोई नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। आई थिंक जो किसी एक न्यूट्रल एक्टर का किरदार जो आज तक हमारे यहाँ एक इस्टेब्लिशमेंट करती रही है, जिसकी वजह से सियासतदान जो है वो अपनी सियासत कुछ अरसे के लिए होल्ड करके कौमी इश्यूज़ के ऊपर आकर एक दूसरे के साथ बैठ जाते थे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सियासी लीडरान थे जो कि इस तरह की शऊर की बात करते थे। काजी हुसैन अहमद उनमें से एक थे। काजी हुसैन अहमद, नवाबजादा नसरुल्लाह जो है ना, बड़े नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के एक हमेशा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि वो सियासी इशू से बालातर होकर पाकिस्तान के इश्यूज़ की बात करते थे।
तो सियासी लीडरशिप थी, इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी जो कि इस तरह के इशू प्रॉब्लम्स के लिए पे दे वुड राइज टू द ओकेजन एंड कुछ करते थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त में उस तरह की कोई ना लीडरशिप नज़र आ रही है, ना आवाम में कोई इस तरह के जज्बात पाए जाते हैं जो कि नज़र भी आ सके। और दूसरी तरफ एक आई थिंक जो इकॉनमी के हालात हैं उसकी वजह से भी एक परेशानी सी है कि सियासत और मईशत के दरमियान जो एक खला सी है वो मुस्तकिल एक मुश्किल सूरत हाल की तरफ जा रही है। अब जो आपने मुस्लिम लीग नून में धड़ों की बात की, उसके ऊपर जब हमने पिछले 2-3 साल से हम सर्वे कर रहे हैं तो नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की एज अ पार्टी जो उनकी पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, उसमें बतदरीज कमी है। और वो बतदरीज कमी जो है, आप 90% वोट जो है मुस्लिम लीग नून को वो पंजाब से ही मिलता है। जब 2013 में उन्होंने इलेक्शन जीता तो तब भी 90% वोट उनको पंजाब में ही पड़ा था। तो पंजाब में 2018 से लेके 2022 के दरमियान उनकी मकबूलियत में कोई 10 से 15% कमी आई है। और 2018 के इलेक्शन में पीटीआई और पीएमएल-एन जो हैं वो वोटों के तनासब में एक दूसरे के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल थे। तो ये जो 10% की कमी आई है, इसकी वजह से एक मेजर अगर इलेक्शंस होते हैं तो मुस्लिम लीग नून को एक मेजर सेटबैक और पीटीआई को एक मेजर कामयाबी नसीब हो सकती है। इस पॉलिटिकल रियलिटी को जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो मुख्तलिफ तरह से परसीव करते हैं। आई थिंक मियां नवाज शरीफ का एक बयानिया है कि अगर वो आ जाएंगे तो ये सारा जो वोट चला गया है ये वापस आ जाएगा। बाकी लोग इसके बारे में लेस ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो जब सियासत में एक इस तरह के इश्यूज हों पार्टी के अंदर तो फिर धड़े नज़र आना शुरू होते हैं, लोग अपने अपना रास्ता निकालते हैं, बहुत से लोग और पार्टियों में जंप करते हैं। तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त यानी तमाम सियासी पार्टियों में 2023 का इलेक्शन या जब भी इलेक्शन होता है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम किसी एक पार्टी को हो सकता है वो मुस्लिम लीग नून है। पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है, पीपल्स पार्टी की एक सियासत इंटीरियर सिंध की सियासत बन चुकी है, इसमें शायद कोई बहुत तब्दीली ना आए। ठीक, मगर मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है इसको हमें दिन ब दिन डाउन जा रही है। इसके बुरे हालात हैं। बिलाल साहब से कोई और सवाल पूछने हैं? बस थैंक यू वेरी मच। नहीं सब, अब ढेर सारे सवाल इकट्ठे हो गए। ओके, पहला सवाल तो ये है कि पीडीएम को इस सारे एडवेंचर में मिला क्या? बल्कि पीडीएम को तो बहुत कुछ मिल गया, नवाज शरीफ साहब को क्या मिला? फजलुर रहमान साहब तो अपना हिस्सा लेके बैठ गए, वो तो काम ही चला लेंगे, वजारतें भी ले ली, मजे में अच्छी हैं। वो तो आप किसी दिन लगता है कि तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा कि हजरत साहब कहाँ हैं, वो तो गायब है। जरदारी साहब ने अपने बेटे को बहुत कामयाबी से इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे रख दिया, वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बना दिया। मियाँ साहब को क्या मिला? मियाँ साहब दिन ब दिन वो गैलप सर्वे का मकसूद कराते हैं और उनका बड़ा एक नाम है और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनका दिन ब दिन ग्राफ डाउन जा रहा है और अब ज़्यादा डाउन हो गया है। अब ये जो 3 धड़े आप बता रहे हैं, मरीम औरंगज़ेब और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान और दूसरा मुफ्ता इस्माइल, तो ये एक लम्हा फ़िक्री है नून लीग के लिए और बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। इमरान खान का इनमें कोई बंदा नहीं है जो मुकाबला कर सके। तीनों पीडीएम सारी जो कुछ कर ले नहीं मुकाबला कर सके। नून जो है वो अगर ये धड़े नहीं भी बनते, मियाँ साहब सबको बिलफर्ज खुश कर लेते हैं, तो मुस्लिम लीग नून अब एक कौमी जमात है या सिर्फ पंजाब की जमात बनकर है? एक चीज़ ये है कि कौमी जमात इस वक्त सिर्फ पीटीआई है, बाकी सब इलाकाई कौमी जमात सिर्फ, ठीक बात, पीटीआई है। तो पीटीआई अगर जीत गई तो क्या होगा और अगर पीटीआई हार गई तो क्या होगा? पीटीआई जीत गई, पीटीआई हार गई तो हार मानेंगे नहीं। हाँ, पीटीआई का एक ही है। अब मैं आपको आज बात बताता हूँ आसिफ साहब, एस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी लोग हों, जी शऊर लोगों को चाहिए कि इमरान खान को इलेक्शन ट्रांसपेरेंट करा दें, उसको एक मौका दे दें, उसको खुद फेल होने दें,
या वो मुल्क के लिए कुछ कर सकता है तो कर जाए। अवाम उसके पीछे पागल हुई हुई है, अवाम वो नहीं मानती हमारी बातें, आपकी बातें, इनकी बातें, जी ये है जी वो। अवाम के आगे वो नंगा खड़ा कर अंदाज से चलने दें, या डिलीवर कर जाए या ख़त्म हो जाए। हाँ, मैं डिलीवर नहीं, वो ख़त्म हो रहा था, आपने उसको बचाया। वो तो अभी उन्होंने बचा लिया। हाँ, बचा लिया। अब उसको इस तरह ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और एक बहुत बड़ा तूफ़ान है। इसको ये ख़त्म हो सकता है, जनरल इलेक्शन कराएं और वो 2/3 मेजॉरिटी से आता है, आ जाए, और उसके बाद वो काम करे। हो सकता है मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर दे। इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से अगर आता है तो मजाज तो उसका सब जानते हैं, तो वो किस तरह के हुक्मरान होंगे इस दफ़ा अगर वो 2/3 से आते हैं? वो पहले की तरह की शायद होम्योपैथिक हुक्मरान ना हो, ना 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 ना, वो शायद बहुत सारे ऐसे फैसले करें जो बहुत सारों के लिए नाकाबिले कबूल। नहीं, अभी तो वो जब आएगा तो फैसले ऐसे करेगा। उसने बड़े धिक्के खाए हैं, उसने गलतियां की हैं। अब वो कोशिश उसकी होगी कि जो इतने अजाब ले रहा है ना, उसको पैसे का लालच है। कोई ख़ास पैसे का तो लालच नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। ये जो है ना, नहीं है, बस कुछ थोड़े से मिलियन बस वो आप खर्च कर देते हैं, ऊपर गार्डों को पैसे दे देते हैं, गाड़ियों को दे देते हैं आप। घड़ी एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल ऐसे स्कैंडलाइज किया जा रहा है। हाँ नहीं, घड़ी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे क्या होता है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर शाहिद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द शो सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मिजाज कैसे हैं? हम तो डॉक्टर साहब खौफजदा थे कि ये 2 या 3% स्टेट बैंक को इंटरेस्ट बढ़ाएगी, लेकिन 1% बढ़ाया, जी को मेहरबानी नहीं कर दी थोड़ी बहुत? नहीं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान में हमारी मॉनेटरी पॉलिसियाँ हैं वो कई दिहाइयों से मुकम्मल नाकाम हैं, गैर मौसर हैं, और उसका कोई मकसद नहीं है। मैं आपसे सिर्फ 2 फिगर दे दूं तो आपको तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अगर हम चले जाएं दिसंबर 2021, उस वक्त पाकिस्तान में जो डिस्काउंट रेट था वो स्टेट बैंक का वो था 9.75%, यानी 10% से कम, और अफरात ज़र जो था वो था 12.3% था। इस दौरान में डिस्काउंट रेट बढ़ता रहा, अफरात ज़र भी बढ़ता रहा। अब हमारा जो डिस्काउंट रेट है 17%, यानी तकरीबन दुगना हो गया, 9.75 से 17। हाँ, और महंगाई जो है 12.3% से 24.5%, यानी दुगनी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये फिगर्स बता नहीं रही कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका कोई मकसद नहीं है, ये कभी कोई मकसद हासिल कर नहीं सकती? ये बात मैं 2 तिहाइयों से कह रहा हूँ। लेकिन इस पॉलिसी में जो बयान आया है उसमें एक जुमला उन्होंने पहली दफ़ा कुछ ज़्यादा सही बात कर दी, लेकिन इतना एक जुमला ही बोला है ताकि लोग समझे ना। लेकिन उसके साथ 2 और बातें जो उन्होंने नहीं कही, वो ये है कि स्टेट बैंक की जो पॉलिसियाँ हैं उनका आपस में टकराव है, वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनका आपस में टकराव है, और IMF जो हमारे ऊपर शराइत आयद करता है मुख्तलिफ, उनका आपस में टकराव है। तो हम तो इन 3 टकराव में पिस के रह गए कि अशराफिया को नवाज दें और मईशत को तबाह करके महंगाई को बढ़ने दें और ग्रोथ रेट को शायद मनफी पर ले जाएं। अब ये जो आदाद और शुमार मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, ये मेरे तो अपने नहीं हैं। इसी तरह से आप देखते चले जाएं कि अगर बहुत चंद माह पहले स्टेट बैंक का कहना यह था कि जून 2023 तक पाकिस्तान में अफरात ज़र जो है वो 21% होगा। अब वो तो ऑलरेडी जो है वो 24 हो गया, और जून 23 में उन्होंने 21 कहा था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ ये 35 होने जा रहा है। तो ये चीख के बता रहे हैं कि मसला शरह डिस्काउंट का नहीं है, मसला ये है कि क्या आप टैक्सों के शोबे में इस्लाहत करना चाहते हैं, क्या आप तवानाई के शोबे में इस्लाहत करना चाहते हैं, क्या आप जो जहाज़ का साइज़ का कैबिनेट है 77 उनमें कमी करना चाहते हैं, क्या बैरूनी जितने दौरे तेज़ रफ्तारी से हो रहे हैं उनमें कमी करना चाहते हैं, और जो गैर शाहाना अखराजात जिन्हें कहते हैं उनको कम करना चाहते हैं, क्या आप टैक्स की चोरी रोकना चाहते हैं, क्या आप मालदार लोगों से टैक्स लेना चाहते हैं? ये वो सवालात हैं जो डिटरमिन करेंगे कि मईशत किधर जाएगी। उसके बाद जो डिस्काउंट रेट है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इस बात की है कि बगैर वो करना सिर्फ आग से खेलने है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आप माशाल्लाह हम तो आपसे सीखते हैं कानूनी के मामलात और इस सारी चीज़ों को। ये जो ढोंग रह जाते हैं पास औक़ात पॉलिटिकल लोग, PDM वाले, कि जी हम अगर चले गए तो इनको है इमरान ख़ान को कोई जितने लोगों ने कर्ज़ों की या अदायगी या जितने कर्ज़े देने का ऐलान किया है या कोई मदद करने का ऐलान किया है वो नहीं करेंगे अगर इमरान की गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ऐसा भी होता है? देखिए, मैं चाहता हूं कि सियासत को मईशत से रखा जाए। मेरी ज़ाती राय ये है
कि इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हुई। खान साहब का मसला नहीं है, उन्होंने अपने गिर्द जिन लोगों को जमा किया है वो उनको इस्लाहात करने नहीं देंगे। जब इलेक्शन हो के वो MNAs आ जाएंगे तो इमरान का भी एक वोट होगा और जो जागीरदार वडेरे और स्मगलर्स और दूसरे उनके गिर्द जमा उनका भी एक वोट होगा, तो वो इस्लाहात नहीं कर पाएंगे। मेरे एक दफ़ा उनसे 4 घंटे की मीटिंग हुई थी, मैंने उनको यही समझाया था कि आप जो है ना आवाम के पास जाएं वो इलेक्टेबल्स को लेके कि ये उस पार्टी से 3 आदमी तोड़ लिए, इसका मतलब ये कि आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आज फिर कह रहा हूं कि आप कामयाब नहीं हो सकते, वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि उनके गिर्द जो लोग हैं वो उनको वो चीज़ करने नहीं देंगे। जब तक ये चीज़ हम नहीं समझेंगे, इलेक्शन से पहले स्ट्रक्चर इस्लाहात इस मुल्क में ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी कहा था। अगर वो नहीं करते, एक आ जाए दूसरा आ जाए, लेकिन जो ये कर्जे मिले हैं वो पाकिस्तान को मिले हैं, वो एक पार्टी को नहीं मिले हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने आपके साथ कमिट किया है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ किया है। वर्ल्ड बैंक सारे जो $8.8 बिलियन, देखिए हमें इमदाद कुछ नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं 95% जो है वो कर्जे हैं, बाकी तो वो पैसा जो पहले दे चुके थे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने बहुत अहम इश्यूज पे हमारी रहनुमाई की, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले खान साहब एक सवाल है। साहब आप हमारे साथ रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद आपसे कुछ चीज़ें हमने रहनुमाई लेनी है। ठीक है, सर साहब ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में सरदार खान नाई साहब तशरीफ रखते हैं और हमारे साथ स्काइप पर हैं डॉक्टर शाहिद हसन साहब। बात मईशत की हो रही है और सवाल ये है न्याजी साहब कि हमें तो बड़ी तवक्कुआत थी कि नून लीग आएगी, मईशत को ठीक कर देगी, लेकिन नून लीग की मईशत को उनका अपना साबिक वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि ये ठीक नहीं चला रहे। तो फिर इसका मतलब है कि अब हमें किसी नए फार्मूले की तरफ बढ़ना होगा। मईशत किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। डॉक्टर साहब आप ही रहनुमाई कर सकते हैं कि इसका हल क्या है। चार्टर ऑफ इकानमी के वो कैल नहीं है कि वो होना नहीं चाहिए कि एक लंबा सिलसिला हो, चार्टर ऑफ इकानमी हो, एक प्रोसेस हो, जो बिजनेसमैन हो उसको पता हो कि मैं आज एक्शन पे जा रहा हूँ, मैं प्लाट ले रहा हूँ या कोई कारोबार कर रहा हूँ तो इसकी प्रोटेक्शन होगी। पॉलिसी ये है, क्योंकि हर गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसी बना लेती है, स्टेबिलिटी है नहीं, जमहूरी सिस्टम में स्टेबिलिटी आने के कोई इम्कानात नहीं है। और आप रहनुमाई फरमाएं कि इकानमी पॉलिसियाँ कैसे ठीक होंगी, कैसे मुआशी हालात बेहतर होंगे। अभी ये हालत है, हमारा ट्रस्ट है, हम आटा तकसीम करते हैं, 800 900 बंदों की लाइनें लगी होती हैं और ऐसे ऐसे लोग देखते हैं कि हैरान हो जाते हैं। तो ये कैसे मामलात हल होंगे? आप इस पे को रहनुमाई करें कोई कि ये अगर ये पॉलिटिकल लोगों के बस की बात तो नहीं लगती। मोहतरम, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो सियासतदान हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ उन सबको पता है कि क्या करना है, इसमें कोई मुझे शुबे की बात नहीं है। लेकिन मालूम होना और उस पर अमल दरामद करना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में अगर 3 चीज़ें हम देख लें, नंबर 1 टैक्स और GDP रेशो यानी तनासुब टैक्सों का, वो दुनिया के जो चंद ममालिक जिनमें सबसे कम है उसमें हमारा नंबर आता है। लेकिन हमारे जो 22 करोड़ आवाम हैं उनके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी और बिजली और गैस और पेट्रोल के धचका उनके ऊपर डाला जाता है ताकि वो तबका जिनसे टैक्स नहीं लेना चाहते। और FBR को दानिस्ता हुकूमत ने करप्ट रखा है, नाअहल रखा है। ये हुकूमतों की पॉलिसी का हिस्सा है कि FBR करप्ट रहे, नाअहल रहे, चोरों की हौसला अफजाई करे। अगर कोई गलती से ईमानदारी से टैक्स दे दे तो FBR के माथे पे बल आ जाता है कि ये उसने क्या कर दिया। इसके मेरे पास दस्तावेजी सबूत है। तो हम टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह नहीं चाहते, ये बुनियादी चीज़ है। अगर आप टैक्सों में इजाफा नहीं करते, आवाम पर बोझ डाले बगैर पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। और जो दावा करता है वो अपने आप को और कौम को धोखा देता है, नंबर 1। दूसरे ये कि बचतों की जो शरह है, मेरे मुल्क में डोमेस्टिक सेविंग्स का रेट इस वक्त 9% है। किसी ज़माने में ये 15-16% हुआ करता था और भारत में जो है ना इस वक्त 25% से ऊपर है। तो अगर हम बचतें नहीं करेंगे, खर्च कर देंगे या पैसा मुल्क से बाहर भेज देंगे और दस्तावेजी नहीं बनाएंगे तो हमारी मईशत कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन हमारी हुकूमतें, एक नहीं तमाम, इसमें स्टेट बैंक, FBR और दूसरे इदारे इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, बचतों की शरह। तीसरी जो है मुल्क की सरमायाकारी। कुदरत का कानून है कि अगर कोई दूसरे मुल्क की सरमायाकारी से अगर पाकिस्तानी ये समझता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे CPEC हो या कोई और, कि मईशत ठीक हो जाएगी, वो बहुत बड़ी गलत फहमी का है। बैरूनी सरमायाकारी के साथ अगर मुल्की सरमायाकारी मैच नहीं करती,
मुल्की सरमाकार आगे नहीं आते तो हमें उसका बेनिफिट सही मानों में नहीं आएगा। ये 3 बुनियादी शराइत हैं। चौथी ये कि हुकूमत, स्टेट बैंक और हमारे इदारे कोशिशें करते हैं कि पाकिस्तान से सरमाए के फरार होता रहे, पैसा बाहर जाता रहे, उसके लिए सहूलियात दी जाती हैं और छूट दी जाती है। डॉलर स्मगलिंग अफगानिस्तान हो रही थी, किसको नहीं पता? सबको पता है। कौमी सलामती कमेटी ने भी मान लिया दिसंबर 2022 में कि जी अफगानिस्तान पैसा जा रहा है। तो सवाल ये कि ये तो अप्रैल में भी पता था, 8 महीने से हम क्या कर रहे थे? तो तीसरी ये चीज़ है सरमाए का फरार। चौथी चीज़ ये कि तवानाई के शोबे में अगर हम इस्लाहात नहीं करते और आज प्लानिंग नहीं करते कि पाकिस्तान को हमें जो बिजली बनानी है वो ज़्यादा डैम से बनानी है, पानी से बनानी है, जो एक दफ़े इन्वेस्टमेंट होगा बाद में वो तकरीबन फ्री होगी, फिर कॉस्ट उसकी नहीं आएगी, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पब्लिक सेक्टर के जो लॉसेस हैं वो पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ रहे हैं और ना हम वहाँ पर उनकी इस्लाह करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम देखते हैं कि साल ब साल वो बंद भी रहते हैं। स्टील मिल आप देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए और दूसरे इदारे देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है, सर्कुलर डेट ये मसला। दूसरी बात ये थी कि ये जो शाहाना अखराजात हैं डिफेंस बजट के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई, डिफेंस बजट का मसला आपका बुनियादी नहीं है। हमारा बुनियादी मसला है 7,000 अरब रुपए की टैक्सों की चोरी और कई हजार अरब रुपए के शाहाना अखराजात जो नहीं होने चाहिए। मगर एक जुमला आप इजाजत दे दें कि जिस मुल्क में इंपोर्ट्स दुगनी हो एक्सपोर्ट से, वो कैसे ठीक होगा? अगर 9/11 से पहले $2 अरब का फर्क होता था कि अगर $9 अरब की एक्सपोर्ट है तो इंपोर्ट $11 अरब होती थी। अब $30 अरब और $65 $70 तक है। ये बुनियादी चीजें हैं, इसको ठीक कैसे करना है सबको पता है, लेकिन कौन करेगा और कौन तैयार होगा ये मसला ये आपके हाथ में है कि आप आवाम को एजुकेट करें। आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि अपने प्रोग्रामों के जरिए आवाम को कहें कि भाई तुम निकलो, तुम दबाव डालो, सियासतदानों पर दबाव डालो, पार्टियों पर डालें, तो मेरे ख्याल से मसला बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन सियासतदान और इदारे नहीं करेंगे। नहीं तो आवाम तो रो रही है कि इलेक्शन कराओ तो इनसे जान छुड़ाओ। नहीं, अभी आपका मैं जुमला सुन रहा था पहले। आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में कभी कोई मसला हल हुआ है? क्या हारने वाली पार्टी तस्लीम कर लेगी? कराची के इलेक्शन में क्या हारने वाली आपकी बिल्कुल ठीक बात कर लिया? है। तो यही तो हम कहते हैं ना, कोई ऐसा सेटअप जाए, इसका हल क्या है? क्योंकि जो हारती है पार्टी वो मानती नहीं है। वो आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था। मैंने तो कई महीने सोचने के बाद मेरी अब भी राय ये है कि कानून साजी करनी पड़ेगी, हलफनामे तो करवाने पड़ेंगे। एक पार्टी आए, दूसरी पार्टी आए, तीसरी पार्टी आए, चौथी आए, मुझे दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से बड़ा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। मैं तो एक हलफनामा चाहता हूँ, कानून बनाना चाहता हूँ, वही जो हमने बातें की हैं जो इन तीनों पार्टियों के मंशूर में हैं। फौजी हुकूमतें भी वही बात करती थी कि भाई वफाक और सूबे जिसकी आमदनी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएं, जिसकी नहीं है जिस पर नहीं लगाएं। मईशत को दस्तावेजी बनाएं, 20 अरब की प्रॉपर्टी को 2 अरब में रजिस्टर ना करें बल्कि 20 करोड़ में करें, और FBR को ठीक करें। अगर FBR ठीक नहीं होगा, पहले कानून साजी और FBR, इसके लिए एक हलफनामा बनाया जाए जो कौमी सलामती कमेटी में आगे दस्तखत करें। उसके बाद कानून बनाया जाए कि अगर जो पार्टी इलेक्शन में जो भी जीत के आएगी, अगर वो इस पर अमल नहीं करती तो फिर उसका इलेक्शन मैंडेट खत्म हो जाएगा। दूसरा ये, और तीसरी बात ये थी कि जो इलेक्शन फॉर्म्स हैं, जब मैं एक पार्टी की तरफ से आता हूं तो उसमें हलफनामा हो कि मेरी पार्टी ने ये बातें एग्री की हैं, अगर इस पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर मैं पाबंद नहीं हूंगा कि मैं उस पार्टी के वोट करूं और मेरा मैंडेट भी खत्म हो जाएगा। अगर ये 25 साल से हम देख रहे हैं, 25 साल से मैं आपको आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आप स्टेट बैंक की और फाइनेंशियल इकोनॉमिक सर्वे निकाल लें, जो 25 साल पहले बातें करते थे वही आज कर रहे हैं, मगर खराबियां ज्यादा आ गई। तो अब इसका मतलब ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लिया, कुछ नहीं होगा। हलफनामा कानून, हलफनामा और कानून, ये मेरे मुल्क का वाहिद हल है। और मैं फिर कहूंगा कि आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपने अवाम को एजुकेट करें। हलफनामे के बाद कानून बन जाए, क्योंकि हलफनामा से मुकरना भी सियासी लोग कोई वो बड़ी बात नहीं समझते। नहीं, कानून भी बने, वो डिस्क्वालीफाई उसी दिन डिस्क्वालीफाई हुए। अगर 300 आप उस पार्टी के मेंबर हैं और वो उस पर अमल नहीं कर रहे तो वो सेम डे डिस्क्वालीफाई होंगे। उसके लिए कानून बने, और वो जब हलफनामा होगा तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। अदालत में तो बाद में जाएंगे। तो मैं तो कानून साजी की बात कर रहा हूँ और हलफनामे की, दोनों की। और ये हलफनामा भी और कानून साजी भी हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं सब सच्ची बात है। आपके प्रोग्राम का नाम तो थोड़ी सच्ची बात, बाकी भी माशाल्लाह मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन वो इल्मी गुफ्तगू हुई है। ज़रा
पब्लिक फ्लेवर की, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये सियासत इसके होते हुए मईशत नहीं ठीक हो सकती, या इस सियासत को चला लें या मईशत ठीक कर? हाँ, ये सियासत, इस सियासत के होते हुए मईशत ठीक नहीं हो सकती, ये आपकी वजह बात है। ठीक बात है कि जो सियासत अभी है, और मकसद डॉक्टर साहब का भी यही था कि जो एक हारेगा वो हार मानेगा नहीं। इमरान खान तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा और दूसरे भी नहीं मानेंगे, ना कभी उन्होंने हार मानी है। 71 से लेके जितने इलेक्शन हुए हैं वो अनफेयर ही हुए। अब इसको कैसे हल करना है, एक तो वो तरीका ये बता रहे हैं हलफनामा, हलफनामे से भी मुकर जाते हैं सियासतदान, फिर उस हलफनामे पे कानून साजी, हलफनामे के ऊपर कानून साजी, वो इस तरीके की को हो कि जिसमें सारी पार्टियां उस कानून साजी। मिसाक मईशत तर्ज का कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाए, मिसाक मईशत का डॉक्यूमेंट, हमने तो चार्टर ऑफ इकानमी पे कई प्रोग्राम किए मैंने, और लेकिन गयासुद्दीन साहब मेरे प्रोग्राम में थे, बड़ा मकसूद है, बड़ा नाम है पाकिस्तान में इकानमी का। लेकिन मसला ये है कि कौन करेगा और कौन कराएगा। आपकी इस्टेब्लिशमेंट कहती है न्यूट्रल है और ये वैसे मानने वाले नहीं हैं, तो फिर कौन कराएगा? अच्छा नहीं साहब, जो सियासी जमात कोई सी भी जीत के आए, क्या किसी सियासी जमात के पास, बल्कि अब चूँकि मुल्क की सलामती का मसला है तो ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, क्या सियासी जमात और इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी के पास कोई मुआशी माहिरीन हैं तो नज़र तो नहीं आए? वही इमरान खान भी कभी मुशर्रफ साहब की टीम का बंदा लेके आ गया, कभी जरदारी साहब की टीम का बंदा लेके आ गया। नून लीग के पास आज भी एक फ़र्द वाहिद इसाक डार है, कोई इदारा तो नहीं है, नहीं टीम तो मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे इस गवर्नमेंट की जो आप खिलाफ बयान करते रहे, जो गलतियां बताते रहे, लेकिन इसाक डार है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी रहा 3 दफ़ा, और है तो पब्लिक का बंदा ना। एक्चुअली जब हम इंपोर्ट करते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता कि राजा बाजार में कितने की दही बिकती है, ये बात ठीक है, या अनारकली में कितने का भाव का चावल बिकते हैं, या आपके गांव में क्या होता है, या सरगोदा में क्या है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का बंदा है, सियासत और मईशत को साथ लेके चलता है। हाँ, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का यही मकसद, इकोनॉमी को वही ठीक कर सकता है जो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हो कि नीड ऑफ टुडे क्या है, डेवलपमेंट तो इनसे भी नीड ऑफ टुडे क्या है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना बड़ा डिफरेंस हो, देखो ना, हमारा डिफ़ॉल्ट जो भी है, हम ना डिफ़ॉल्ट करें, लेकिन है तो 92-93% पे ना। और ये जो है हमारा डिफेंस जितना, फॉर एग्जांपल, जितने तक को आपकी एक्सपोर्ट कम नहीं हो, इंपोर्ट कम नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं, कभी मामलात सीधे नहीं हो सकते। फिर जो ग्राउंड रियलिटी समझता हो, यानी उन्होंने FBR की बात की, वो बड़ी पायदार बात की। आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स देते ही नहीं हैं, अरबोंपति हैं। बहुत सारे आपके MNAs हैं जो गुशवारे, सिराजुल हक के अलावा गुशवारे दाखिल करते हैं जिनमें प्रॉपर्टी 15%, 20% शो करते हैं। नहीं, इमरान खान भी करता हूँ, सादिक और अमीन, वो मेरा उसने जन है, मेरा ख्याल है कि करता हूँ, अकेला सिराजुल हक नहीं है। वो यार न्यादियों का गिला नेक आदमी और भी हैं, हाँ सर, अकेला सिराजुल हक तो नहीं। सिराजुल हक पे बास नहीं हो सकती और हंसी नहीं आ सकती। इमरान खान पे बास भी हो सकती है और हंसा भी जा सकता है, क्योंकि उसके कुछ दर्जात तो फिर इमरान के बुलंद हैं। लेकिन सिराजुल हक पे कोई मकसूद जी, देखो आपको ये मैं बताऊं, मेरा उस दिन प्रोग्राम था, उन्होंने हर पार्टी पे तनकीद की, कभी उस पर किसी पार्टी ने तनकीद नहीं की। ये भी अजीब बात है, ये कभी सोचा है आपने? नहीं, ये बात तो है, उन्होंने हर पार्टी पे तनकीद की। ये उन्होंने कहा कि बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन आज तक अफ़गानिस्तान का विज़िट उसने नहीं किया। अफ़गानिस्तान को बजाय कि एक्सेप्ट करते, तो ये जो तकरीबकारी है, ये जो झगड़े हैं, ये जो रोले हैं, ये जो परेशानियाँ होती हैं, तो हम कोई परेशानी की तरफ ना जाते। अच्छा ये बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे? नवाज शरीफ साहब अभी वापस आएंगे, मरीम तो आ रही है 28 को। नहीं, नवाज शरीफ आएंगे या नहीं? नवाज शरीफ ये है कि नवाज शरीफ तकदीर के इस लिखे पे राजी हो चुके हैं कि ठीक है मैं तो नहीं आऊँगा, तो बस वो शहबाज साहब ऐसे उसको कहेंगे कि आप आराम करें, आप ना आए, ना आए। हाँ, मकसूद भाई बीमार है, ना आए। तो ये अभी 2-3 महीने पहले तक PMLN अपने उरूज पे थी,
नहीं कोई नहीं है। नहीं, एक तअस्सुर था, नए इक़्तिदार में जब आदमी आता है तो कम से कम मोराल उरूज पे था। अभी क्या हुआ कि ख्वाजा साद रफ़ीक भी अलग हो गए और ये नैब में अपनी कानून साजी करवा के अलग हो गए, यानी उससे पहले उनका गैरत ईमानी भी नहीं जागा। ख्वाजा साद रफ़ीक का गैरत ईमानी भी उस वक्त जागा है जब पब्लिक को फ्रॉड की शिक नैब कानून में बदल कर पैरागॉन सोसाइटी के वारे न्यारे हो गए। तो अब ये क्यों नाराज़ हो रहे हैं? साद रफ़ीक हैं, शायद खाकान अब्बासी जैसा क्रेडिबल आदमी है, ये शायद खाकान अब्बासी इन तमाम से बेहतर आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है आसिफ साहब, मैं आपको बताऊं कि ये बदनसीबी है नवाज शरीफ की कि वो अगर आता तो खुद हुकूमत, अव्वल तो नंबर 1 के इन्होंने मिड टर्म सिलसिले में ये फॉर एवर के लिए अपना ख़ात्मा चाह रही है नून लीग, इन्होंने इमरान ख़ान के हटाने में रोल अदा करना नहीं चाहिए था। इमरान ख़ान को रहने देते, वो ऑटोमेटिकली वाश हो जाता। फिर दूसरा मसला उनका ये है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म उन्होंने बना दिया, हमारे दोस्त हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पब्लिक में एक्सेप्टेबल नहीं है। जो कुछ भी आप कर लें, चाहे वो जो भी काम कह रहे हैं, खादमे आला कह रहे हैं, जो भी है, जो हकीकत होती है हकीकत होती है। आप भी मेरा इस पर इत्तफाक करेंगे, पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वज़ीर ख़जाना भी खुद ले लिया, वो मुसीबत भी अपने ऊपर ले ली। हाँ, वज़ीर ख़जाना चलो उसको इसाक डार का एक अपना मकाम है। अच्छा, खासा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आखिरी सवाल आपसे, काजी साहब ने जब इस्लामिक फ्रंट बनाया तो एक नारा था कि ज़ालिमो काजी आ रहा है, तो क्या अब ज़मीनी हक़ाइक़ यही कह रहे हैं कि ज़ालिमो इमरान खान आ रहे हैं? वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है, आ तो रहा है, आ रहा है। अब मकसद है अगर जमहूरी सिस्टम रखेंगे तो आएगा, अगर और को सिस्टम इंट्रोड्यूस करा अगर कोई शक है, मतलब कोई ऐसे खतरात हैं, हाँ, आइन में तो किसी और की मकसद गुंजाइश नहीं, गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन पहले पाकिस्तानी आइन ही चलते रहे ना, हम तो नहीं चलाते रहे। चले, बहुत शुक्रिया जी सारा खंडाई साहब, थैंक यू वेरी मच हमारा शरीक गुफ्तगू। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मईशत और सियासत। लगता यही है कि इस सियासत के होते हुए ये मईशत ठीक नहीं हो सकती, कोई आउट ऑफ बॉक्स। हालांकि सियासत और मईशत दोनों बहन भाई है, दोनों बहन भाई हैं, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, और जब तक ये सियासत चलेगी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।